अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बात होगी हमारे नए चैप्टर के मुताबिक। टुडे आवर टॉपिक इज आवर न्यू चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज बात होगी। सबसे पहले आपने ये जानना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, और ये बात कि सबसे पहले ये एटम का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया, एटम है क्या चीज़, इसकी लफ्ज़ी मानी क्या है, इसके मुख्तलिफ मॉडल कौन कौन से हैं, कौन सा मॉडल एक्सेप्टेबल है, कौन सा फिर बाद में रिजेक्ट हुआ। और ये एटम की ये जो फिजिकल इमेजिनेशन हमारे पास मौजूद है, जब भी हम एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक एटम का एक शक्ल, एक खाका आ जाता है। ये जो खाका आम लोगों के जहन में आ जाता है, ये खाका क्यों आ जाता है, ये खाका पहले सबसे पहले हमें किसने सिखाया, किसने दिया, तो ये सारी बातें आज होगी। तो एटम की सबसे पहले जो हिस्ट्री शुरू हुई डेमोक्राइटस बाबा। डेमोक्राइटस एक साइंसदान का नाम था, 460 BC बिफोर क्रिश्चियन। उसने एक जो है ऑब्जर्वेशन किया, उसने मैटर के बारे में सोचा, फिर उसने दरियाफ्त किया कि ये जो मैटर है, जब हम इसके छोटे छोटे पार्टिकल बनाए और उसको इतना छोटा करके इतना स्मॉल करें कि इससे मजीद वो स्मॉल ना हो जाए, मतलब उसको इतना डिवाइड करे कि ये इनडिविजिबल हो जाए। डिवाइड इट अगेन एंड अगेन एंड इट बिकम इनडिविजिबल। डिवाइडेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तब ये एक ऐसा पार्टिकल बनाएगा जिसको उसने नाम दिया एटमोज। इसको क्या नाम दिया? एटमोज। तो ये एक ख्याली चीज थी, उसके मुताबिक उसने रियल ये किया नहीं, उसके ख्याल में ये आया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए एक ऐसा स्टेज आएगा कि मैटर पीस डिवाइड नहीं होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? एटमोज। एटमोज की लफ्ज़ी मानी है, ग्रीक वर्ड है, और इसकी लफ्ज़ी मानी है इनडिविजिबल। तो ये तो इनडिविजिबल रहेगा। इनडिविजिबल का मतलब है नाकाबिले तकसीम। तो ये तो डेमोक्राइटस बाबा की थ्योरी थी, उसको ज्यादा फिर उस पर वर्क नहीं हुआ, ये उसी तरह पड़ी रही। फिर वक्त गुजरता गया, टाइम के साथ साथ 19वीं सदी में एक दूसरा साइंसदान आया जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था उसका? डाल्टन। तो डाल्टन ने एक फिर से इस पे वर्क शुरू किया, एटम पे वर्क शुरू किया कि वर्क एटम क्या है। तो एटम पे वर्क शुरू करने के साथ उसने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो इस थ्योरी के मुताबिक इसने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम क्या था? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो इसने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये थ्योरी रिलीज की। वहां के जो पेपर्स थे उसमें उसने पब्लिश किया, साइंटिफिक पेपर में। लोगों का रुझान इस तरफ उसने राग़िब किया कि केमिकल्स क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसको जानने के लिए हमने क्या करना होगा। तो सबसे पहले इस केमिकल फिलॉसफी की जो थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट हम डिस्कस करेंगे कि इसके पोस्टुलेट कौन कौन से थे। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था इसका कि ऑल द मटेरियल पार्टिकल आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एटम। all the matter is composed of small tiny particles
कॉल्ड एटम, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो इस थ्योरी की पहली पॉइंट ये थी कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल है वो सबसे छोटे से छोटे जर्रे से बने होते हैं। वो छोटे जर्रे का नाम क्या है? एटम होता है। दूसरी पोस्टुलेट में दूसरी पॉइंट में उसने क्या किया? उसने कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम जो होते हैं ये क्या है? ये इनडिविजिबल है, ये नाकाबिले तकसीम है। तो ये नाकाबिले तकसीम है, इसको मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते छोटे छोटे टुकड़ों में। हालांकि आजकल के दौर में अगर हमें उसकी फिलॉसफी को पढ़े तो एटम को तकसीम किया गया है 135 पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल पर एटम मुश्तमिल है। लेकिन ये तो उसको थ्योरी थी जो कि बहुत पहले की है, तो उसने ये कहा था। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स ये कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको पैदा कर सकते हैं, ना बी डिस्ट्रॉयड, और ना हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एटम को पैदा नहीं कर सकते, मतलब मास प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। हम एनर्जी को यकजा करके कोई मास पार्टिकल नहीं बना सकते। तो चूंकि आजकल के दौर में इसके कुछ थ्योरी ऐसे आई है और कुछ एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है कि हम मैटर को बना सकते हैं, मास पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम इसको बना सकते हैं, और मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मास इनहेलेशन के थ्रू। लेकिन चूंकि पुरानी थ्योरी है तो इसमें यही तक उसने कहा था कि मैटर को ना हम पैदा कर सकते हैं और ना हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो इसका ये था कि ये जो मास है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन their properties and their shape. Atoms of the same element are equal in properties, are same in structure एंड प्रॉपर्टीज। मतलब उसका ये था, डाल्टन बाबा का मतलब क्या था इस पॉइंट से इसका मतलब ये था कि मिसाल के तौर पर हमने एक एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, जो भी लिया, तो उसके पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, एक जैसे है, इसके आपस में कोई तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये जान ले कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें से जो भी ले ले उसके पार्टिकल आपस में एक जैसे होंगे, सबका एटॉमिक नंबर जो है एक जैसा होगा, एटॉमिक मास एक जैसा होगा, उसके प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे, मतलब वो एक ही एलिमेंट है ना। तो उसने असल में ये कहा। तीसरी चौथी जो पांचवी पॉइंट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर, ये असल में इसका अपोजिट है। ठीक है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम ईच अदर। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से मुख्तलिफ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है और हाइड्रोजन का कितना है? ये सारे एक दूसरे के ना सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ में मुख्तलिफ है। तो इसने ये माना था, सिंपल पॉइंट से आप सबको आती है। और आखिरी प्रॉपर्टी जो उसकी थी, बल्कि सेकेंड लास्ट, atoms combine with each other with small whole number to make a compound. Atoms combine with each other. Atoms combine with each other
combines with each other with small whole number ratio to make a compound, a compound or a molecule of a compound, to make a compound. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो H2O में जो है इसके हाइड्रोजन की रेशियो 2 है और ऑक्सीजन की रेशियो कितना है 2:1। तो उसने कहा कि ये स्मॉल होल नंबर में आपस में मिलते हैं, एक होल नंबर और एक होता है फ्रैक्शनल जिसमें पॉइंट्स होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से मिले, वो होल नंबर में मिलेगा, मतलब वो पूरा हाइड्रोजन एटम तो आधा नहीं हो सकता ना का ऑक्सीजन का एटम आधा हो सकता है। तो उसके कहने का मतलब ये था कि ये जो आपस में मिलते हैं तो ये पूरे नंबर में मिलते हैं और उसका रेशियो जो होता है वो होल नंबर में होता है। ठीक है, ये सर इस तरह नहीं हो सकता मिसाल के तौर पर कि 2:1 या 1:2, तो इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसने असल में ये बात कही। और लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसका ये है कि केमिकल रिएक्शंस अकर, लास्ट और आखिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स, डी केमिकल रिएक्शन अगर by combination and separation of atoms, or separation of atoms, मुख्तलिफ एटम्स जो कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ऑक्सीजन है और कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास ये बनाता है हमारे पास वाटर। तो ये वाटर एक कंपाउंड बन गया, एलिमेंट से कंपाउंड बन गया। तो ये क्या करता है, असल में यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, हाइड्रोजन के बीच जो ओल्ड बॉन्ड था पहले वो टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान जो ओल्ड बॉन्ड था पहले वो टूटेगा, तब ये मिलकर ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो पॉइंट था उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। किस लिहाज से, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से हमें एक जो है एक इस तरह का पॉइंट मिला कि जो रिएक्शन से पहले बॉन्ड्स होते हैं वो पहले टूटते हैं फिर से नए बॉन्ड बनते हैं, पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। हालांकि चूंकि डाल्टन ने इतना वाज़ेह मुख्तलिफ बॉन्ड के मुताबिक कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस पॉइंट से इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उसका कुछ ना कुछ बॉन्ड्स के मुताबिक भी इल्म इसको था कि बॉन्ड बनते हैं और ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये था डाल्टन बाबा की जो है फिलॉसफी, जिसको उसने नाम दिया था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसकी जो है मैंने आपको 7 पॉइंट डिस्कस की। पहले पॉइंट में वो कहता है कि मैटर के जितने भी पार्टिकल है, जितना भी मैटर है स्मॉल टीनी पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम कह सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि एटम इनडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम है, इसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट में वो क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि एटम को हम ना पैदा कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब ये है कि एटम को हम किसी एनर्जी या किसी और चीज़ से पैदा नहीं कर सकते। एटम मटीरियल पार्टिकल है और मटीरियल पार्टिकल कभी ख़राब नहीं होती, डिस्मिस नहीं होती, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होती, और ना उसको हम बना सकते हैं कि एक फूंक मार कर हम मैटर को बना ले, इस तरह नहीं हो सकता। ये चौथा पॉइंट भी उसमें क्या कहता है, वो कहता है कि एटम सेम एलिमेंट्स के एटम एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होंगे। और इसके बाद की पॉइंट में वो कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का एटम कार्बन से मुख्तलिफ
होगा, उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रॉपर्टी सब कुछ इसके मुख्तलिफ होंगे। और इसमें आखिरी सेकेंड लास्ट टॉपिक में वो कहता है पॉइंट में कि एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं लेकिन स्मॉल होल रेशियो में। स्मॉल होल रेशियो का क्या मतलब है कि वो होल रेशियो में कंबाइन होते हैं, कभी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होते। जिस तरह के वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो ये होल रेशियो है, इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो कहता है कि केमिकल रिएक्शन के कब होते हैं, जब मुख्तलिफ एटम कंबाइन होते हैं और इससे क्या बनते हैं, नए एटम, नए कंपाउंड बनते हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। या नए कंपाउंड बनते हैं किस चीज से, बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट रेशियो। मुख्तलिफ रेशियो में एटम्स मिलते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास बनता है नए कंपाउंड। तो ये बहुत कुछ लिहाज से साइंसदानों के लिए बहुत अहम थी। तो इस पे रिसर्च करना था और साइंसदानों में। इसके बाद रदरफोर्ड बाबा आता है, तो रदरफोर्ड बाबा के बारे में हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। और रदरफोर्ड बाबा की जो ये, इससे एक कनेक्शन बनाएंगे ताकि आपको कंटिन्यूटी लगे। तो इंशाल्लाह हम कल रदरफोर्ड बाबा का बनाएंगे। ठीक।